डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संक्षेपण। यह 11 और 12 दोनों क्लास के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। पहले ये 9th और 10th क्लास में भी पूछा जाता था, लेकिन आजकल के पैटर्न में इसे हटा दिया गया है। वैसे यह एक ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है और मार्क्स के दृष्टिकोण से यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 नंबर का यह टॉपिक है। 100 अंक में 5 अंक इससे पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संक्षेपण की परिभाषा क्या होती है, संक्षेपण का मायने क्या होता है, संक्षेपण का मतलब क्या होता है। तो संक्षेपण, जिसका अंग्रेजी प्रेसी होता है, का हिंदी अनुवाद है जो लैटिन भाषा के शब्द प्रेसाइडर से लिया गया है और उसका अर्थ होता है काट छांट कर छोटा करना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संक्षेपण वह कला है जिसमें किसी विषय को शब्द कम करके प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसके मूल भाव को बरकरार रखा जाता है। अब हम आपको संक्षेपण की उपयोगिता बतलाएंगे। तो किसी संवाददाता या पत्रकार तथा समाचार प्रस्तुतकर्ता के लिए संक्षेपण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कोई न्यूज रिपोर्टर जब अपना न्यूज भेजता है या कोई जर्नलिस्ट आर्टिकल लिखता है, तो जरा सोचिए, अगर वह टीवी पर प्रसारित कराना चाहता है तो मुश्किल से उसको 20-25 सेकंड का वक्त मिलता है। 20-25 सेकंड में उसको अपनी बात कह देना है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई खबर है तो उसको 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं मिलता है। तो उसको पूरी खबर को इस ढंग से लिखना पड़ता है कि कम से कम शब्द में वह लिख ले। वही बात प्रिंट मीडिया में भी होती है। रिपोर्टर को ऐसे रिपोर्टिंग करना पड़ता है लिखित रूप में, ताकि अखबार में कम से कम जगह वह कवर करे। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में किसी भी मीडिया लाइन में संक्षेपण का ज्ञान होना अनिवार्य है, आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, या आप कोई आवेदन लिखने जा रहे हैं, या कोई वाद विवाद डिबेट में आप भाग ले रहे हैं, तो उस काम के लिए भी संक्षेपण का ज्ञान जरूरी है। क्योंकि अगर आप में से कोई टीवी पर डिबेट देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ जो एंकर होता है वह 30 सेकंड का समय देता है, और जब डिबेट ओपन हो जाता है तो कहता है कि 10 सेकंड में आप अपनी बात कह लीजिए। अब सोचिए, आपको जो कहना है 10 सेकंड में अपनी पूरी बात को रख लेना है। तो अगर आप संक्षेप में नहीं कह पाएंगे तो आप डिबेट में जाकर अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रख पाएंगे। उसी तरह से आप आवेदन लिखने जा रहे हैं तो आपकी जो भी बात है उसको कम से कम शब्दों में लिखना होगा, ताकि उस आवेदन को देखने वाला, पढ़ने वाला व्यक्ति 1-2 लाइन पढ़कर ही आपकी समस्या को समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह से वकालत के पेशा में, अन्वेषण में, अनुसंधान कार्य में भी संक्षेपण का ज्ञान होना
जरूरी है। एक वकील पूरी बात सुन के पॉइंट नोट करता है और पॉइंट नोट करने के बाद वो जो है अपना जो भी तैयार करना होता है वो प्लेंट तैयार करता है। उसी तरह से किसी इंक्वायरी का काम होता है तो उसमें बयान देने वाला व्यक्ति बहुत कुछ बयान देता है, लेकिन उसमें से सुनने वाला मुख्य बिंदुओं को, पॉइंट को नोट करता है। रिसर्च वर्क में भी बहुत सी बातें आती है, बहुत सी चीजें आती है, लेकिन उसमें से मुख्य बातों को नोट करना पड़ता है। लेकिन यह ध्यान रखना पड़ता है कि कोई जरूरी चीज छूटने ना पाए। उसी तरह से एक शिक्षक अगर क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो किसी प्रश्न के उत्तर बच्चों को समझाने के लिए उनको कम से कम शब्दों का प्रयोग करके बच्चों को समझाना पड़ता है। क्योंकि बच्चा अगर लेक्चर सुनता है और वह नोट्स लिखेगा तो जो कुछ नोट करने के लिए टीचर बोर्ड पे लिखते हैं उनको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना होता है ताकि लड़का उसको आसानी से याद कर ले। बहुत ज़्यादा शब्द लड़का को याद नहीं रह पाता है। उसी तरह से कोई साहित्यकार है, उनको कोई कविता लिखना है, कोई शेर लिखना है, तो वह गागर में सागर की तरह उनको कार्य करना पड़ता है। संक्षेप में कम शब्दों में अपनी सारी बातों को कह देना पड़ता है। उसी तरह से एक फिल्मकार जब डायलॉग बोलता है, डायलॉग लिखाता है, डायलॉग की प्रस्तुति करता है, तो वह इतने छोटे छोटे संवाद बनाता है ताकि बोलने वाला जल्दी बोल ले लेकिन अपनी पूरी बात को वह कह सके। तो आप देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में संक्षेपण का ज्ञान होना जरूरी है और संक्षेपण महत्वपूर्ण है। तो संक्षेपण का ज्ञान सिर्फ आपके लिए परीक्षा के ख्याल से नहीं होना चाहिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। आप सारे चैप्टर का सोच लीजिए कि एक हिंदी के किताब में आपको 26 चैप्टर हैं, 26 चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन पर आपको कमांड है तो परीक्षा में एक क्वेश्चन आप टेकअप कर पाएंगे 5 अंक का, और यहाँ पर एक संक्षेपण आप टेकअप करते हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो परीक्षा के ख्याल से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपके व्यवहारिक जिंदगी में भी इसका बहुत अधिक महत्व है और परीक्षार्थी इसको नज़रअंदाज करते हैं, इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सोचते हैं कि चलो परीक्षा में संक्षेपण मिला है, कुछ भी लिख के नंबर मंगा लेंगे, काम खत्म, कोई सोचने की बात नहीं है, क्या करेंगे इसको ज़्यादा पढ़ के। इसलिए इस लेक्चर में हमने आपको संक्षेपण की उपयोगिता को समझाने के लिए ये सब बातें रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि संक्षेपण में कौन कौन सी विशेषता, खूबियां होनी चाहिए। तो संक्षेपण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। पूरी बात को पढ़ने के बाद आपको इस तरह से लिखना है ताकि कोई महत्वपूर्ण चीज छूटे ना और वो देखने में अपने आप में पूर्ण लगे, इनकम्प्लीट न लगे। ये नहीं लगे कि आप उसको काट पीट करके शब्दों को जोड़े हैं, कोई एक निश्चित भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। संक्षेपण में किसी भी बात को संक्षेप में कहना पड़ेगा। संक्षेपण की अर्थ व्यंजना भी स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन बात स्पष्ट होना चाहिए। अब आप पैजामा को इतना काट के छोटा कर दें कि वो अंडरवियर का साइज का हो जाएगा, तो ये छोटा करना नहीं हुआ, उसको उसी हिसाब से छोटा करना पड़ेगा ताकि वो पैजामा पैजामा ही लगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धोती को काट कर इतना छोटा नहीं किया जा सकता कि वो रुमाल बन जाए, तो फिर वो संक्षेपण नहीं कहलाएगा, वो तो कटिंग पेस्टिंग कहलाएगा। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता भी होनी चाहिए और संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह होना चाहिए। जैसा हमने कहा कि नहीं लगे कि ये शब्द जोड़े गए हैं, पढ़ने पर लगे कि आप एक नई चीज को पढ़ रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं संक्षेपण लिखने की विधि। 2 पॉइंट आपके व्यवहारिक जिंदगी के लिए थे,
ये संक्षेपण लिखने की विधि जो मैं बता रहा हूं, यह संक्षेपण को लिखने के लिए है। तो इसका तरीका हम आपको बताते हैं कि आप मूल अवतरण जो क्वेश्चन मिला है उसको कम से कम 2-3 बार पढ़िए। 2-3 बार पढ़ने से आपको विषय और उसका भाव क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मूल के भावार्थ को समझ लेने के बाद आप आवश्यक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को रेखांकित करें जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो अथवा जिनका भावों या विचारों की अन्विति में विशेष महत्व हो। इस तरह से आपका कोई भी तथ्य छूटने नहीं पाएगा। अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी या आलोचना प्रत्यालोचना आपको नहीं करनी है। ध्यान रखिए, आप संक्षेपण का जो भी अवतरण पढ़ रहे हैं उसमें आप अपना कमेंट मत डालिए, अपने तरफ से कोई विचार मत डालिए, जो है उसी को संक्षेप में कहिए। मूल संदर्भ के विचारों की क्रम व्यवस्था में आप परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए मूल विचार को आगे पीछे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, यह आज़ादी आपको मिलती है। सामान्यतः संक्षेपण मूल संदर्भ का 1/3 होना चाहिए, यानी कि अगर मूल अवतरण आपका 90 शब्द का है तो आपका जो आंसर है वह लगभग 30 शब्दों में होना चाहिए। संक्षेपण को व्याकरण के समान नियमों के अनुसार एक क्रम में लिखना चाहिए। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुकूल एक संक्षिप्त शीर्षक दे देना चाहिए। शीर्षक को देखकर ही एग्जामिनर समझ जाता है कि लड़का सही ढंग से लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। शीर्षक ऐसा हो जो सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता रखे। शीर्षक लघु और कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए। एक संक्षेपण के एक से अधिक भी शीर्षक हो सकते हैं, ये संभव है। अब आइए एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका मूल अवतरण है। मैं कविता को जीवन तक पहुंचाने की सबसे सीधी और छोटी राह मानता हूँ। यह मस्तिष्क नहीं, हृदय की राह है। मस्तिष्क ने संसार को भयंकर उलझनों में डाल रखा है और इन उलझनों से वह तब तक नहीं निकल सकता जब तक वह हृदय की राह न पकड़े। तुलसीदास जी ने जो ज्ञान को पंथ कृपाण की धार कहा था, वह आज इस संसार में पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रहा है। दिमाग से निकली हुई एक के बाद दूसरी योजनाएं असफल होती जा रही हैं, फिर भी लोग दिल की राह नहीं पकड़ते। मगर दिमाग शायद अभी थका नहीं है। जिस दिन वह पूर्ण रूप से थक जाएगा, उस दिन संसार उस मार्ग पर होगा जो मार्ग गांधी जी बता गए हैं। तो ये आपका मूल अवतरण है। अब आप देख रहे हैं कि इस मूल अवतरण में कविता को महत्व दिया गया है और जिंदगी में कविता का जो महत्व है उसको समझाया गया है। इसलिए हमने इसका शीर्षक दे दिया कविता और जीवन। अब इसको लिखना है तो गांधी जी इसमें यही कहते हैं कि कविता जो है वह हमें सही राह दिखाती है। उसका संबंध दिमाग से न होकर दिल से होता है और उसीलिए गांधी जी ने इसको अपनाया भी था। इसलिए शब्दों में हमने ऐसा सजाया इसको कि कविता में ऐसी अपराजेय शक्ति है जो कि जीवन को न केवल कोरे बुद्धि से संचालित करती है बल्कि कल्पना के माध्यम से मानवता को नई राह भी दिखलाती है। कविता की इस शक्ति को गांधी जी ने भी स्वीकार किया है। आइए एक और उदाहरण की ओर चलते हैं। देशभक्त अपनी मातृभूमि को सच्चे हृदय से प्यार करता है। यदि एक ओर उसे अपने स्वर्गीय अतीत पर गर्व है तो दूसरी ओर वह अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाना चाहता है। वह सदैव समाज में क्रांति चाहता है।
वह समाज में प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों तथा उन परंपराओं और परिपाटियों के विरुद्ध क्रांति करता है जो देश की उन्नति के पथ में बाधाएं हैं। लोगों में एकता, प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न करना, उनमें राष्ट्रीय, सामाजिक और नैतिक चेतना जगाना, उन्हें कर्तव्यपरायण और अध्यवसायी बने रहने के लिए प्रोत्साहन देना ही देशभक्ति है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी बात कही गई है वह देशभक्त और देशभक्ति पर कही गई है, इसलिए इसका शीर्षक होना चाहिए सच्ची देशभक्ति। और इसमें कहने का जो मुख्य भाव है यही है कि देशभक्त को अपनी मातृभूमि से हार्दिक प्यार होता है, लोगों में एकता, प्रेम, सहानुभूति उत्पन्न कर उनमें राष्ट्रीय, सामाजिक, नैतिक चेतना जगाना तथा उन्हें कर्तव्यपरायण और अध्यवसायी बनने के लिए प्रोत्साहित करना ही देशभक्ति है। एक और उदाहरण ले लीजिए। मेरे नौजवान दोस्तों, बलवान बनो, तुम्हारे लिए मेरी यही सलाह है। तुम भगवत गीता के स्वाध्याय की अपेक्षा फुटबॉल खेलकर कहीं अधिक सुगमता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। जब तुम्हारी रगें और पूढ़े अधिक दृढ़ होंगे तो तुम भगवत गीता के उपदेशों पर और अधिक अच्छी तरह चल सकते हो। गीता का उपदेश कायरों को नहीं दिया गया था, बल्कि अर्जुन को दिया गया था, जो बड़ा शूरवीर, पराक्रमी और क्षत्रिय शिरोमणि था। कृष्ण भगवान के उपदेश और अलौकिक शक्ति को तुम तभी समझ सकोगे जब तुम्हारी रगों में खून कुछ और तेजी से दौड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी संदेश है नौजवानों के लिए है, इसलिए इसका शीर्षक होना चाहिए नौजवानों को संदेश। तो यहाँ पर मुख्य संदेश क्या दिया गया है नौजवानों को, कि नौजवानों को बलवान बनना चाहिए। और ये तभी संभव है जब वो स्वस्थ मन से अध्ययन मनन करे, यानी स्वस्थ मन से अध्ययन मनन श्रेयस्कर है। फुटबॉल खेलने से शरीर सुगठित होगा। भगवत गीता में अर्जुन को दिए उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने पराक्रमी और निर्भीक बनने का संदेश दिया था। एक कायर बनकर भगवान को मत याद कीजिए, कायर बनकर मुक्ति मत प्राप्त कीजिए। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, आप सही कर्म और सही भक्ति नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपके अभ्यास के लिए ये देखिए, 2 हम प्रश्न डाल दिए हैं। इसको आप पढ़ के इसका आंसर लिखने का अभ्यास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के जरिए या हमारे वेबसाइट पर आकर आप चाहें या फेसबुक, ट्विटर, किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, आप जो है इसका, या व्हाट्सएप पर भी आप अपना आंसर इसका हमको भेज सकते हैं। तो ये 2 हम प्रश्न दे दिए हैं, इसका आप अभ्यास करें और उम्मीद है कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करके संक्षेपण करना सीख जाएंगे। और ये हमेशा दिमाग में रखिए कि ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर आपके काम आएगी, इसलिए इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मेरे इस लेक्चर को 1-2 बार सुनिएगा। इसका PDF कुछ दिन के बाद, ये मत सोचिए कि आज हम आपको लेक्चर दिए और कल इसका नोट्स दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। फिर आपका प्रैक्टिस में मन नहीं लगेगा। कुछ विद्यार्थियों की आदत है कि वो नोट्स लेकर और केवल नोट्स को सजाते जाते हैं, फाइल मोटा करते हैं, अपने ज्ञान को जो है मजबूत नहीं करते हैं। इसलिए आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, इसको सुनिए, इसके बाद हम आपको PDF उपलब्ध कराएंगे। हम बोले हैं तो कराएंगे। आप हमारे वेबसाइट का जो नीचे पता दिया हुआ है देख रहे हैं, दुर्गा ट्यूटोरियल का जो नया साइट है उसका एड्रेस दिया हुआ है www.durgatutors.com।
www.durgatutorial.com आप स्क्रीन पर सबसे नीचे देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल और व्हाट्सएप पर तो आप जानते ही हैं हम उपलब्ध हैं। आप जब हमारे साइट पर आइएगा तो वहाँ लेक्चर वीडियो और नोट्स 2 सेक्शन मिलेगा। वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं, लेकिन पीडीएफ हम लोग धीरे धीरे अपलोड करेंगे। कुछ किए हैं नोट्स अपलोड, उसको धीरे धीरे करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इसको प्रैक्टिस करके परीक्षा में 5 अंक अपना सुरक्षित कर लीजिए। और 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए पूरा हिंदी का किताब दिगंत भाग 2 में कुल 13 गद्यखंड और 13 पदखंड, 26 अध्याय है। 26 का जो है वह पाठ सारांश, कवि और लेखक परिचय उपलब्ध है, जिससे आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा में तैयार हो जाएगा। कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मेरा फेसबुक लाइव वीडियो जो है 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम 12 क्लास के हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। व्याकरण बच गया था, हम आपको अब व्याकरण का वीडियो अपलोड करेंगे, जो 11 और 12 दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से जो है वह लाभदायक है। और कुछ ऐसा भी टॉपिक है जो 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए जो है उपयोगी है। उस पर हम जरूर अपने थंबनेल पर लिख देंगे। 11 से 9, 10, 11, 12 यहाँ देखिएगा आप 11 और 12 लिखा हुआ है। तो व्याकरण का अब वीडियो अपलोड होगा। 12 क्लास के छात्र अपनी तैयारी सुनिश्चित करते जाएं और आप हमारे YouTube चैनल पर आकर जो है लेक्चर सुनिए, इसका लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपने जो इस वीडियो को देखा सबको धन्यवाद देते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतने अधिक वीडियो हैं कि आप बिना सब्सक्राइब किए आप खोज नहीं पाएंगे आसानी से। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लेलिस्ट में आसानी से जाएंगे, आपको आसानी से सब वीडियो मिल जाएगा। तो हमसे रिलेशन बनाए रखिए। इस लेक्चर को सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।